Hello friends, good morning. Welcome to BPSC Concept Wala newspaper analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated August 23, 2024 and the day is Friday. So let's start with the headlines. पहली न्यूज़ जो आप देख सकते हैं वो ये है कि इंडिया पोलैंड अनाउंसेस अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सोशल सिक्योरिटी पैक्ट। पीएम जो है वो अभी कीव गए हुए हैं। कीव कहाँ है? कीव क्या है? तो कीव कैपिटल है आपके यूक्रेन की। पॉलिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है रशिया यूक्रेन वॉर पे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले दूसरी आप हेडलाइन देख सकते हो कोलकाता वाले केस की कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि सीन ऑफ आर ऑफेंस इज ऑल्टर्ड आर प्रोब अ चैलेंज। यानी वो कह रहे हैं कि जो सीन था ना क्राइम सीन उसको किसी तरह से ऑल्टर कर दिया गया, उनके लिए भी एक चैलेंज है। जब सीबीआई इस रेप केस को सीबीआई को सौंपा गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो कोई केस खुद ब खुद भी सुओ मोटो यानी कि खुद ही ले सकता है देखने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने गिवन द ग्रेविटी ऑफ द केस इस केस को खुद देख लिया है। तो इस केस में जब ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गई थी तो सीबीआई ने कहा था कि ये केस इन्वेस्टिगेशन उनके लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि जब ये इशू चल रहा था तो कुछ एक बड़ा सा मॉब यानी कि बड़े झुंड में लोग जो कि गुंडे लोग थे वो लोग आ गए और उन्होंने क्या किया, जहाँ पे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहाँ पे एक क्राइम हुई थी उसको पूरे तोड़फोड़ कर दी। तो इसमें क्या होता है ना, जो एविडेंसेस होती हैं वो ऑल्टर हो जाती हैं, ऑल्टर यानी कि वो ख़राब हो जाती हैं, इसीलिए ये उनके लिए भी एक चैलेंज है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में आपको पता ही है पोल अनाउंस हो गए हैं। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, ये सारी एक अलायंस करने पे है, लेकिन कुछ कश्मीर की सीट्स हैं जो अभी भी इनके लिए हर्डल यानी कि एक रोड़ा बनी हुई हैं, जिस पे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी कि कौन सी अलायंस कौन कर रहा है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि अभी आपको पता ही है लैटरल एंट्री जो यूपीएससी वाली है उसको लेकर एक थोड़ा सा एक सीन क्रिएट हो चुका है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ये उन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाली थी यूपीएससी ने जो उन्होंने विड्रॉ कर ली, और ये इशू इसलिए हो रहा था क्योंकि बहुत सारी जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि लैटरल एंट्री की जो एडवर्टाइजमेंट है वो सही नहीं है। उसके अलावा लेकिन इसकी एक बहुत डीप हिस्ट्री है। जब इसको कांग्रेस की गवर्नमेंट भी पहले लेकर आई थी, उसके बाद एनडीए की गवर्नमेंट ने भी वापस इस पे वर्क किया है, तो ये एक थोड़ा एक फियास्को हो चुका है। उसके अलावा आपको मैं ये बता दूं कि इंटर्नशिप पोर्टल इज़ इन वर्क। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, इसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़। एक न्यू पोर्टल आएगी जो कि इनेबल करेगी यूथ को कि वो इंटर्नशिप में अप्लाई कर पाएंगे 500 कंपनीज़ की, क्योंकि अभी के हमारे बजट में एक स्पेशल पैकेज अनाउंस हुआ था। इस पैकेज के अंदर 500 कंपनीज़ जो है एक पोर्टल बनाई जाएगी, वहाँ पे ये कंपनीज़ जो है इंटर्नशिप के लिए बुलाएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो इसकी गाइडलाइंस अनाउंस करेगी। कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और इससे क्या होगा, अगर ये इंटर्नशिप आ जाएगी तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको जिनके पास कम स्किल्स हैं या कम एम्प्लॉयमेंट है। तो ये इंटर्नशिप एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। जब इसके ऊपर बात हो जाएगी, गाइडलाइन सेटअप हो जाएगा, तो हम इसको डिटेल में बात करेंगे। चलिए, ये तो हो गई हेडलाइंस की बात। अब हम लोग डिटेल में एक एक न्यूज़ को देखते हैं। लेट्स गो। चलिए न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। पहली न्यूज़ जो आपको फ्रंट पेज में भी दिखी थी वो ये थी कि पीएम जो है हमारे कीव में है। ठीक है, आपको पता ही है, डीप कंसर्न है और डीप कंसर्न इनका ये है क्योंकि कोऑपरेशन की बात की गई है। तो इसको हम लोग डिटेल में देखें। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, हम लोग न्यूज़ देखेंगे कि इंडिया पोलैंड अनाउंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सोशल सिक्योरिटी पैक्ट, और पीएम मोदी जो है वो कीव में, मैंने पहले भी बात की थी। अब इसको डिटेल में देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो अभी सब पोलैंड गए थे। कहाँ गए थे? पोलैंड गए थे। और कब गए थे? वेडनेसडे को पोलैंड गए थे। वहाँ पे जैसे ही वो गए तो उन्होंने इंडिया और पोलैंड ने मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसके अपग्रेड करने की बात की है। ठीक है, तो इंडिया पोलैंड रिलेशनशिप की बात हो गई कि नहीं? तो हम लोग अब इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इंडिया पोलैंड ने मिलकर क्या किया है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट पर इन्होंने हामी भरी है। किस पर? सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट पे।
तो ये दो चीज़ें जो है वो इंडिया और पोलैंड ने मिलकर किया है। अब ये क्या करेगा, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट करेगा क्या, तो ये जो स्किल्ड वर्कर्स हैं ना उनकी मोबिलिटी को प्रमोट करेगा। मोबिलिटी का क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जो स्किल है उसका ट्रांसफ़र होगा किसके बीच में, तो इंडिया और पोलैंड के बीच में। तो जब इंडिया और पोलैंड गए हमारे पीएम मोदी जी, तो इसके बाद वो जो है वो कीव चले गए। और कीव कहाँ पे है, तो कीव इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। ठीक, इससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब इसको एक स्टोरी की तरह सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, एट द सेम टाइम आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काम आएगा। तो देखिए, जब यूक्रेन गए तो यूक्रेन जाके यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं उनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मिलते हैं। उसके बाद देखो मैं बताती हूँ, पहले हम लोग पोलैंड और इंडिया को पहले अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। तो इंडिया जो है वो इसके बारे में, जो पोलैंड के हमारे पीएम हैं उनका नाम है टस्क। ठीक है, आप इनका ये नाम याद रखेंगे, पोलिश पीएम है जिनका नाम है डोनाल्ड टस्क, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो डोनाल्ड टस्क ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इंडिया जो एक बहुत ही एसेंशियल और वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है ये यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच में। तो हमारा रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा टस्क जी ने ये भी कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 10 घंटे में यूक्रेन जाएंगे और इनका जो विजिट है यूक्रेन का वो एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज़ होगी, ऐसा टस्क जी ने कहा है। उसके अलावा मोदी जी ने, हमारे पीएम जी ने ये भी कहा है कि जो हमारी लॉज हैं, जो भी इंटरनेशनल लॉज है उसको लेकर इंडिया कंसिस्टेंट रहता है यूएन चार्टर में। यूएन चार्टर में आपको पता ही होगा कहा गया है कि रिस्पेक्ट करनी है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की, यानी कि दो कंट्रीज जो आपस में अपनी अपनी टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेंगे और सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, और ये यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग होगा। और इस चीज़ को इंडिया बहुत अच्छे से फॉलो करता है। और इंडिया का आपको पता ही है, जब भी इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है तो ग्लोबल साउथ टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये ग्लोबल साउथ होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे। तो हम लोग ये कहते हैं कि फूड और एनर्जी सिक्योरिटी जो है हम लोग ग्लोबल साउथ की को मद्देनज़र रखते हुए उसकी इंपॉर्टेंस को देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, पीएम मोदी जो हैं वो यहाँ से चले जाते हैं यूक्रेन। तो अब मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी जो हैं वो गए ही क्यों यूक्रेन, ये पोलैंड। यूक्रेन तो आपको पता ही है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है प्रीलिम की चीज़। मोदी जी वॉर्सो में वेडनेसडे गए थे क्योंकि ये 2 नेशन विजिट में है, 2 नेशन विजिट में है सेंट्रल यूरोप के, यानी कि हमारे पीएम मोदी सेंट्रल यूरोप जाएंगे। ठीक है, और वो 2 डे विजिट पे जा रहे हैं। ठीक है, 2 नेशन विजिट, सॉरी 2 डे नहीं, 2 नेशन विजिट। अब देखिए कहीं अगर ये पोलैंड गए हैं तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी ना पोलैंड जाने की, इसीलिए क्योंकि पोलैंड जो है वो अज्यूम करेगा प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। आपको पता है ना, यूरोपियन यूनियन जिसको ईयू बोलते हैं उसकी प्रेसिडेंसी रोटेट करती है, मतलब कि उसका प्रेसिडेंट चेंज होते हैं। इस बार कौन बनेगा, तो पोलैंड बनेगा इसका प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन आपको पता ही होगा एक बहुत ही यूनिक सी पार्टनरशिप कह सकते हैं ईयू को। ईयू क्या है, यूनिक पार्टनरशिप है, किसके बीच में, तो 27 यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में, यूरोपियन नेशंस के बीच में ये सारे मिलते हैं और मिलकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यूरोपियन यूनियन जो है वो मिलते हैं और ये एक तरह से इकोनॉमिक यूनियन कह सकते हैं आपको। क्या है ये, इकोनॉमिक यूनियन है। आपस में ये लोग ट्रेड वगैरह सब शेयर करते हैं। तो ये इकोनॉमिक यूनियन जिसमें 27 मेंबर हैं, सारे यूरोप में यूरोपियन है, इसीलिए इसका नाम यूरोपियन यूनियन रखा गया है। तो ये लोग मिलकर बहुत जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, साथ में इनका अपना टैरिफ सिस्टम चल रहा होता है, अपनी लीगल फ्रेमवर्क हो रही होती है, अपना ये लोग सब कुछ देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ईयू जो है वो खुद इतना इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रेसिडेंटशिप जो है वो पोलैंड अज्यूम कर रहा है। तो इस वजह से पोलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया अगर पोलैंड से जाके मिलेगा, और इंडिया ने ये भी कहा गया कि इंडिया और पोलैंड दोनों एक शेयर्ड वैल्यू शेयर करते हैं, किसकी, तो डेमोक्रेसी की, क्योंकि दोनों ही डेमोक्रेसी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी इस आर्टिकल से। उसके अलावा पीएम मोदी जी ने जो डोनाल्ड टस्क हैं उनको भी थैंक यू बोला है, क्योंकि आपको पता होगा रशिया यूक्रेन वॉर के अराउंड बहुत सारे हमारे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो वहाँ फंस गए थे, तो उनको निकालने में पोलैंड में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा अब ये सारी चीज़ें थी। और इसके अलावा पीएम मोदी जी ने ट्रिब्यूट भी दिया था जो अननोन सोल्जर्स हैं उनको जाकर वॉर्सो इंपॉर्टेंट है। वॉर्सो कहाँ की कैपिटल है, तो पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। ठीक है, इन सब जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं ना, इससे आप ये कैपिटल वगैरह भी दिमाग में रखा करें, क्या पता मैच दी फॉलोइंग में आ जाए, है ना।
तो ये वाली चीज़ थी। अब इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल आया है, ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर पेज में था, तो आप लोग ये देख ले। यूरोप्स पुश इंडियाज एजेंसी, वाई पीएम मोदी विजिट इज सिग्निफिकेंट। क्यों इतना इंपॉर्टेंट, तो हम पहले भी बात कर चुके, एक आध बारी और देख लेते हैं। देखिए, इस सबसे इंपॉर्टेंट स्टांस आपके लिए ये जानना है कि हमारा जो इंडिया का स्टांस है ना, वो सोवियत यूनियन की तरफ पहले से ही टिल्टेड है। इंडिया जो है, इससे पहले हम लोग यूएसएसआर जब फॉल हुआ था ना, यूएसएसआर जब टूट गया था और फिर सब कंट्रीज़ अलग हो गई थी, तब से उससे 1991 में ये हुआ था, ठीक है, तो ये ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। तो 1991 में जब यूएसएसआर टूट गई थी, कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, तब इंडिया जो है ना वो तभी से उसी टाइम से आज तक लेकर रशिया से हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि पोलैंड से हमारे अच्छे रिलेशन हुआ करते थे जब वॉर्सो पैक्ट हुआ था, उसके मेंबर थे। तो 3 पीएम, ठीक है, 3 इंडियन पीएम, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई, ये लोग सारे जो हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, ये लोग सब वॉर्सो गए हुए हैं, ठीक है, वॉर्सो गए हैं। कब, जब वॉर्सो पैक्ट चल रहा था, ठीक। लेकिन जैसे ही वॉर्सो पैक्ट टूट जाता है और पोलैंड जो है वो अलग हो जाता है पोस्ट सोवियत यूनियन, जैसे सोवियत टूटता है ना और रशिया, तो क्या होता है, पोलैंड जो है वो चला जाता है वेस्ट के क्लोज। एकदम कहानी की तरह सुनो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, वेस्ट की तरफ। और जो रशिया है वो जो है वो अपना अलग ही पावर बन जाता है और रशिया इंडिया क्लोज हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले जब वॉर्सो पैक्ट था, उससे पहले इंडिया और पोलैंड भी बहुत क्लोज हुआ करते। अब आप लोग मुझे बोलोगे मैम इतना वॉर्सो पैक्ट बोल दिया, बता भी दो वॉर्सो पैक्ट क्या होता है, तो बिल्कुल बताऊंगी। देखो, वॉर्सो पैक्ट क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा मैं एकदम ही छोटे मतलब हल्के से बता देती हूँ, आपको आपके काम आएगा। वॉर्सो पैक्ट की बात की जाए तो ये एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी। क्या थी? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी, जिसमें ये आपका जो वॉर्सो पैक्ट था, इसमें क्या करते थे, फ्रेंडशिप में क्या होता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन, असिस्टेंट की बात थी। इसमें क्या था, सोवियत यूनियन जो थी उस टाइम की, अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, अभी तो नहीं है, और 7 जो है ईस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न ब्लॉक की सोशलिस्ट कंट्रीज, ठीक है, ब्लॉक की सोशलिस्ट रिपब्लिक बोल सकते हैं, यूरोपियन कंट्री, ये सारे मिलकर 1955 में कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। इस टाइम ये लोग साथ मिलकर आए थे और फ्रेंडशिप ट्रीटी चल रही थी। यही जब टूटा ना, तो इसके बाद क्या होता है कि ये सोवियत यूनियन, वॉर्सो पैक्ट, ये सारे मिलके जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लेकिन क्या होता है, ये टूट जाता है और फिर यूएसएसआर भी टूट जाता है और फिर सब अलग अलग हो जाते हैं। तो इस टाइम तक जब वॉर्सो पैक्ट चल रहा था, तब तक इंडिया के अच्छे रिलेशंस थे पोलैंड से। लेकिन उसके बाद वही मैंने आपको बताया, पोलैंड जो है वो वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है और इंडिया जो है वो रशिया की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो ये पूरी ऐसी कहानी थी। अब दूसरी चीज़ बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में, कि अगर इंडिया जो है वो यूक्रेन चलेगा इंडियन पीएम, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम रशिया से दूर हट रहे हैं? तो नहीं। आपको ये बता दें कि पीएम मोदी ने पहले भी जो जेलेंस्की जी हैं उनसे बात की है, जैसे कि G7 फोरम जो है वहाँ पे भी जाकर बात करी है, ठीक है, G7 फोरम पे बात किया। इसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर है या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल है, ये भी टच में रहते हैं यूक्रेन के अपने काउंटर पार्ट से, यानी कि NSA से, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से। कहाँ के? तो यूक्रेन के। तो ऐसा नहीं है पहली बार है। और पीएम मोदी अगर कीव जा रहे हैं तो इसका मतलब रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग रशिया से किसी तरह से अलग हो रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें इस आर्टिकल में बड़े अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, कि रशिया आपको अभी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रख रहा है इंडिया से। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इतने सैंक्शंस होने के बाद भी वेस्ट रशिया से अपनी चीज़ें खरीदी। अभी भी हम मिलिट्री हार्डवेयर रशिया से खरीद रहे हैं। अभी भी हम लोग जो हैं वो रशिया से बाकी चीज़ में कोऑपरेट करें। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या रशिया, आपको पता है, ये इंगेज करता है चाइना से, और चाइना हमारा सबसे बड़ा राइवल है, पर फिर भी वो इंगेज तो कर रहे हैं ना। तो जैसे वो इंगेज कर सकते हैं वैसे हम भी तो इंगेज कर सकते हैं। सब देखो, कॉमन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। यही ड्राइविंग फोर्स होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो अगर रशिया अपने कॉमन रिलेशंस देख रहा है चाइना के साथ, तो इंडिया भी देखेगा। इसका मतलब इट डज नॉट मीन दैट रशिया, इंडिया इज मूविंग अवे फ्रॉम रशिया। वी आर वेरी मच फ्रेंड्स टुडे एज वेल। हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा इंडिया जो है ना वो एक तरह से पीस मेकर का रोल प्ले कर रहा है। तो किसी भी पीस मेकर को, किसी भी जो शांति दूत है, उसको आप खंडन तो नहीं करोगे ना, तो अच्छी ही चीज़ है। बस यही पूरा वो था
जिस था इस आर्टिकल का। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस आर्टिकल में विश्व बंधु का टाइटल है कि द पुश टू बिकम अ विश्व बंधु इंक्लूड्स, हम लोग विश्व बंधु बनना चाहते। तो ये जो टर्म है ना विश्व बंधु, ये आप लोग याद रखिए, इसको अपने ना मेंस के आंसर में कोट किया करेगा। जो आईआर के आंसर्स है ना कि इंडिया विश्व बंधु है, तो आपके बड़ा हेल्प करेगा। तो ये पूरी ये आर्टिकल थी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं दूसरे वाले आर्टिकल पे। तो आप देखें कि मिनिस्ट्री ने 156 इरैशनल फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स को बैन कर दिया है इमीडिएट इफेक्ट से। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है, अभी देखो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया कि एक ना कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी थी, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि कुछ होते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग का मतलब हुआ एक वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट वही चीज़ होती है ना जो आपके ड्रग्स को उस ड्रग को उस लायक बनाती है कि आप उसको समझ सको। एक मिनट में आपको समझाती हूँ होता क्या है, वेट अ मिनट। हाँ जी, देखो एक्टिव इंग्रेडिएंट का क्या मतलब हुआ। अगर पैरासीटामॉल है किसी चीज़ में तो वो क्या है, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये आपको बताता है कि पैरासीटामॉल है तो चलो फीवर रुक जाएगा। अगर इसके अलावा आप कोई और एक्टिव इंग्रेडिएंट डाल दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डाल दो सल्फाडायाजीन, तो सल्फाडायाजीन का ना कोई अलग रोल है। अब इन दोनों को मिला दो, इसका रोल तो कुछ और था, इसका रोल तो कुछ और था, तो ये एक से ज़्यादा, तो इसको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग बोलते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन है। अब क्या होता है कि ऐसे ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में लेने का फ़ायदा तो बहुत है। जैसे अगर किसी को टीबी है या डायबिटीज़ है, ठीक है, टीबी हो या डायबिटीज़ हो, तो इनको ये ड्रग्स कैसे हेल्प करेंगे। तो आप सोच के देखो, अगर उनको 4-5 तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी तो अब सिर्फ एक लेनी पड़ेगी, है ना, कि है कि नहीं, क्योंकि एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट है, एक ही चीज़, एक ड्रग 4-5 चीज़ों को जो टारगेट कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट मे एंड अप डिलीवरिंग इंग्रेडिएंट टू द पेशेंट दे मे नॉट नीड। हो सकता है कि मेरे फिक्स डोज में फीवर का दवाई हो, हेडेक का दवाई हो। मान लो मैंने कोई एक फिक्स डोज मेडिकेशन जिसमें फीवर ठीक कर रहा है, हेडेक ठीक कर रहा है, और मान लो जॉइंट पेन भी ठीक कर रहा है। ठीक, मुझे क्या है, फीवर है, मुझे हेडेक है, लेकिन मुझे जॉइंट पेन तो था ही नहीं। अब अगर मुझे जॉइंट पेन था नहीं और मैंने ऐसी दवाई ले ली जो जॉइंट पेन को रोक रही है, तो वो साइड इफ़ेक्ट करेगी कि नहीं। सिंपल सी बात है, यही चीज़ है। तो ये पूरा जिस्ट है इसका, ये आपको मैं समझाना चाह रही थी। अब ये जो 156 ड्रग्स है ना, इसको बैन कर दिया है, ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। अब क्या होता है कि अब देखो इसमें कौन कौन से ड्रग बैन हुए हैं। तो एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन को नेजल डिकंजेस्टेंट के साथ दिया गया था। आपको एलर्जी है, साथ में आपके नाक भी बंद हो गई है, तो एलर्जी भी हट जाएगी, नाक भी बंद रुक जाएगा। इसके अलावा कुछ सिरप्स जो कि म्यूकस को तोड़ते हैं, और पैरासीटामॉल। मान लो एक ही ड्रग आपका फीवर भी ठीक कर रहा है, म्यूकस भी ठीक कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है म्यूकस को भी, साथ ही साथ जो है वो डिकंजेस्ट भी कर रहा है। डिकंजेस्ट का मतलब ये होता है नाक बंद हो जाती है ना, उसको हटाना। डिकंजेस्ट भी कर रहा है। मान लो इस सब में मेरे नाक में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो अब जो है वो मेरे नाक में अगर कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मेरे आँखों में अगर कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो अब वो तो इशू क्रिएट कर देगा ना। जो प्रॉब्लम थी नहीं वो प्रॉब्लम होने लगेगी। तो यही वाली प्रॉब्लम से रोकने के लिए। उसके अलावा कुछ ऐसे भी ड्रग्स थे जो एंटीबायोटिक एक्ने क्रीम के साथ मिली हुई थी, कि एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं और जो चेहरे पे पिंपल शिंपल निकल रहे हैं उनके लिए भी। उसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन थी जो आपके बर्न मेडिसिन थी, जल वल जाए, उसके साथ कुछ एंटीसेप्टिक साथ में था, एलोवेरा भी था, वाइटामिन भी थे। तो ये कॉम्बिनेशन को भी बैन कर दिया गया है। उसके अलावा अब ये एक इम्पॉर्टेंट नाम आपके लिए हो जाता है, और ये आपके लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको याद रखें, ठीक है। ये नाम इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आध बार और भी एग्ज़ाम में आ चुका है। दैट इज़ मेफेनामिक एसिड। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ना, उसमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प कुछ में लड़कियों में ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को रिलीव करने के लिए एक मेडिसिन आती है जिसको पेन रिलीवर मेडिसिन बोलते हैं। इसमें एक मेफेनिक एसिड है जो कि पेन रिलीव करता है, लेकिन ये साथ साथ एंटीफिब्रियोटिक मेडिसिन भी है, ठीक है, एंटी फाइब्रोटिक मेडिसिन भी है, जिसको बोलते हैं ट्राइनेक्सामिक, ठीक है, ट्राइनेक्सामिक। तो ये सारे कुछ मेडिसिन है। एक तो ये मेफेनिक एसिड आप याद रखेंगे, मेफेनामिक एसिड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के लिए, और ये एंटीफिब्रोटिक मेडिसिन एंड ट्राइनेक्सामिक। तो ये सारे मेडिसिन को जो है वो बैन कर दिए गए हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए थे। ओके, तो ये वाली चीज़ें हो गई हैं। अब मिनिस्ट्री ने इसको बैन कर दिया है पैरासीटामॉल के साथ पेन मेडिकेशंस को, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्थ रिस्क पोज कर रही थी।
तो ये बस सिंपल चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा है नहीं काम का। आप बस ये नाम याद रखेंगे और ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग क्या होता है ये टर्म याद रखेंगे, बस इतना ही काम का था। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। आपको बता दें कि त्रिपुरा में बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ है। क्या होता है, फ्लड होने के 12 जो फ्लड हुई है उसके वजह से 12 लोगों की जान जा चुकी है और 17 लाख लोग जो हैं उसमें 37 लाख, देखो नियरली 17 लाख पीपल ऑफ द स्टेट्स 37 लाख पॉपुलेशन, यानी कि त्रिपुरा में कितना पॉपुलेशन है तो 37 लाख पॉपुलेशन है। इसमें से 17 लाख जो हैं इस फ्लड से अफेक्ट हुए हैं इन वन वे और दी अदर। हो सकता है उनका घर चला गया हो या कुछ डूब गया हो। तो आपको बता दें कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने बोला है कि 12 लोग अभी तक जान जा चुकी है इनकी। तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, रिवर्स क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो त्रिपुरा की रिवर जहाँ पे ये फ्लड आया। आपको तो पता ही है कि फ्लड्स क्यों आ रहे हैं इस तरह से, तो ये आ रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। आपको पता ही है कि हमारे एक्शंस के वजह से ही ये रिजल्ट है। क्लाइमेट चेंज वाला जो इशू है इस वजह से इतनी ज़्यादा रिवर्स में पानी बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा कि लोगों की डेथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन कौन सी नदी हैं। तो आपके लिए नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम में आ जाए। एक तो आप धलाई देख सकते हो, ठीक है, उसके अलावा एक खोवई नदी है। ये नदियाँ जो एज पर द लेटेस्ट वाटर लेवल ऑफ द रिवर इन 6 लोकेशन, ये लोकेशन है, आई एम सो सॉरी, धलाई, खोवई, साउथ त्रिपुरा, ठीक है, वेस्ट त्रिपुरा, नॉर्थ त्रिपुरा, वेस्ट त्रिपुरा हो गया आपका, और उनाकोटी एंड नॉर्थ त्रिपुरा। ये कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, यहाँ पे आई हुई है बाढ़। मैं आपको दिखाती हूँ किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ देखिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेस्ट त्रिपुरा दिख रहा है आपको, उनाकोटी दिख रही है, खोवाई दिख रहा है, धालाई दिख रहा है, नॉर्थ त्रिपुरा, यानी कि ये वाला जो पूरा रीजन है ना यहाँ पे आ रखा है बाढ़। ठीक है, यहाँ वाले रीजन में बाढ़ आ रखी है, ये वाले रीजन में। ठीक है, जो आप देख सकते हैं इधर बांग्लादेश है, इधर असम है, इधर मिजोरम है, इधर बांग्लादेश है। तो यहाँ पे बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे त्रिपुरा का वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ रेनफॉल हुई है आखिरी के 24 घंटों में। ठीक है, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में। अब क्या हुआ, इतनी ज़्यादा पानी के वजह से बहुत सारे लोग डूब गए हैं, स्कूल्स वगैरह सब बंद हो गए। आईएमडी ने फोरकास्ट भी किया है कि और भी बहुत हैवी रेनफॉल होगा। तो इससे क्या हो गया, रेड अलर्ट आ चुकी है। आईएमडी जो है ना इस तरह के अलर्ट्स निकालता है। तो अब आपके लिए त्रिपुरा एज अ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर प्लेसेस इन न्यूज़ के। तो मैं आपको थोड़ा त्रिपुरा का मैप दिखा देती हूँ। और ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए जाना कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज जो है वो इतना हैवॉक क्रिएट करा और हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो आपको मैंने बता दिया कहाँ बाढ़ आई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रिवर्स दिखेंगे। ये देखो, यहाँ से रिवर जा रही है, कितनी सारी रिवर्स हैं। ठीक है, और ये सारी जो है वो एकदम फ्लडेड हो गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि त्रिपुरा है कहाँ। तो अगर इंडियन मैप में हम लोग देखें तो ये रहा हमारा त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा देखो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसके अलावा कहाँ कहाँ से, देखो इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश, इस तरफ भी बांग्लादेश है इसके, यानी कि त्रिपुरा के वेस्ट में भी बांग्लादेश है, ईस्ट में जो है वो बांग्लादेश और मिजोरम से, और नॉर्थ में आपके असम से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो क्या क्या हो गया, एक इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई, 2 नेशनल बाउंड्रीज हो गई, असम, मिजोरम एंड बांग्लादेश। ये पूरा आपका त्रिपुरा है। यहाँ देखो, यहाँ त्रिपुरा है। ठीक है, तो ये पूरी मैप थी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जैसे ये जगह हो गया ना, खोवाई हो गया, अग्रतला, उनाकोटी। उनाकोटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनाकोटी से मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा न्यूज़ में एक लोकेशन है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज़ थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि एक और साइंस से रिलेटेड न्यूज़ है, SNT, साइंस एंड टेक से। आपको पता है आप लोग की डिमांड आती है कि SNT के बारे में कुछ बताएं, तो चलो इसको कवर करते हैं हम लोग। चंद्रयान 3 की बात की जाएगी तो फर्स्ट फाइंडिंग्स, आपको पता ही है चंद्रयान 3 एक बहुत ही बड़ा, 1 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमारे चंद्रयान 3 को लैंड किए हुए मून पर। और आपको पता ही था कि ये एक बहुत बड़े हमारे लिए सक्सेसफुल चीज़ थी। ये जो है वो साउथ पोल में, हमारे जो है मून के साउथ पोल में लैंड करा था, बहुत बड़ी चीज़ थी। इंडिया पहला नेशन बना था। इट वॉज़ अ वेरी सक्सेसफुल ग्लोरियस पास्ट फॉर अस, नॉट पास्ट, आई वुड से वेरी ग्लोरियस थिंग फॉर अस। चलिए, तो अब जो है ना यहाँ पे आपको पता था कि जो चंद्रयान 3 अपने साथ बहुत सारे रोवर, ये सारी चीज़ें लेकर गया था। तो इसमें ना एक APXC, अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर थी।
ठीक है, ये था उसका पार्ट चंद्रयान की थी का। इसने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, इस डेटा में इसने बहुत सारी चीज़ें पाई हैं और ये इसकी फाइंडिंग है जो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो बता दूँ कौन कौन सी फाइंडिंग है। पहली चीज़ तो है कि जो इसने बताया क्या कि जो टेरेन होता है ना, जब ये टेरेन अराउंड चंद्रयान 3 लैंडिंग इज़ फेयरली यूनिफॉर्म। मून क्रस्ट के बारे में बताया कि मून क्रस्ट वाज फॉर्म लेयर बाय लेयर विच एड्स टू द वेट ऑफ लूनर मैग्मा ओशन। तो इम्पॉर्टेंट क्या आ जाता है आपके लिए, लूनर मैग्मा ओशन। ठीक है, लूनर मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस। अब ये क्या हाइपोथेसिस है, क्या ये चीज़ें मैं बताऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नाम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये भी बताया कि जो टॉप सॉइल है ना लूनर साउथ पोल की, इट इज़ ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड स्प्रिंकलिंग ऑफ मटेरियल विच कंपोज ऑफ लोअर लेयर ऑफ लूनर क्रस्ट। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ हो जाती है सॉइल के बारे में। किसके बारे में, टॉप सॉइल ऑफ मून। ओके, तो ये एलएमओ हाइपोथेसिस क्या है। अब एलएमओ हाइपोथेसिस बताने से पहले ये आप थोड़ा सा देख लें, APXIS क्या है। तो मोबाइल केमिकल लैब है। ये है क्या, मोबाइल केमिकल लैब। मोबाइल का मतलब क्या होता है, मूव, जो मूव कर सके। ठीक है, मोबाइल केमिकल लैब है। ठीक है, जो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन डिटेक्ट करता है। अब इसका वर्क भी इंपॉर्टेंट है, क्या करता है ये काम, डिटेक्ट्स एलिमेंट की कॉम्पोजिशन को डिटेक्ट करेगा, ये इसका काम है। ओके, ये मैंने बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट, अब बार बार आएगा, आप बोलोगे APXS है ही क्या, समझ नहीं आएगा आपको। एक्सरे जो है और एमिशन रेट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एलएमओ हाइपोथेसिस के बारे में कहें, एलएमओ हाइपोथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो एलएमओ हाइपोथेसिस क्या है, एकदम सिंपल कहानी की तरह आपने सुनना है कि कहा क्या जाता है। देखो, कहा यह जाता है कि जो मून है ना वो बना कैसे आया। तो मून ने क्या किया, एक एस्टेरॉयड था। ठीक है, एस्टेरॉयड तो आप लोग जानते होंगे ना, एस्टेरॉयड जो है बड़ा सा एस्टेरॉयड, वो अर्थ से जाकर टकराया। ठीक है, एक बड़ा सा एस्टेरॉयड था, ये मान लो हमारा अर्थ है, अर्थ से जाकर टकराया ये एस्टेरॉयड। ओके, सॉरी फॉर दिस हॉरिबल ड्राइंग। तो एस्टेरॉयड से जाकर टकराया और 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले की बात है। ठीक है, बिलियन ईयर अगो की बात है, एस्टेरॉयड से जाकर टकराया और साइंटिस्ट कहते हैं कि इसको टकराने के बाद ही यहाँ से निकल के मून आया। और मून के बारे में कहा गया कि मून का जो पहले सरफेस था ना, वो टोटली ओशन ऑफ मैग्मा से मिलके बना था। किससे, ओशन ऑफ मैग्मा। पहले फर्स्ट अर्लियर जब मून बनता है तो वो इंटायरली ओशन ऑफ मैग्मा से मिलके बनता है। और फिर क्या होता है, ये जो ओशन है वो जैसे टकरा के मून बाहर आता है तो ये कूल होता है। मैग्मा तो आपको पता है ना, मैग्मा किसको बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं एकदम हॉट, जो फायर का जो हमारे क्रस्ट के अंदर भी होता है, एकदम हॉट, एकदम गर्मा गर्म। तो ये बाद में कूल हुआ तो इसमें क्या हुआ कि देखा गया कि सिलिकॉन था। ठीक है, तो सिलिकॉन था और मैग्नीशियम रिच मिनरल्स निकले। ठीक, कूल होने के बाद सिलिकॉन और मैग्नीशियम रिच मिनरल निकले। उसके अलावा कुछ और मिनरल्स भी निकले जिसका नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक तो है ओलिविन। ओके, ये देखो इधर भी दिया हुआ है, ओलिविन है, और दूसरा जो है वो पायरोक्सिन है। ओलिविन एंड पायरोक्सिन, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरोक्सिन, ओलिविन और पायरोक्सिन। ये सारे जो हैं वो ठंडा होने के बाद ये सारे मटेरियल मिलते हैं। और जो लाइटर मिनरल होती है जैसे कि कैल्शियम और सोडियम जो है वो ऊपर रह जाते हैं और क्रस्ट बना देते हैं। यानी कि क्रस्ट किसका होगा, क्रस्ट होगा सोडियम का। ठीक है, सोडियम एंड जो है वो लाइटर मिनरल कैल्शियम, ये जो है वो लाइटर थे इसीलिए क्रस्ट बन गए। और बाकी जो है नीचे चला जाता है, वो आपके ये हैवी वाले चले जाते हैं। ठीक, हैवी सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है वो हैवी है तो वो नीचे रह जाता है, और ये जो है ऊपर रह जाते हैं। ठीक, ये दोनों हैवी हैं तो वो नीचे रह जाते हैं। सिंपल सी यही वाली कहानी रहती है। अब क्या हुआ, APXS ने जब इसको मेजर किया तो उसने देखा कि अरे हाँ, यही सारी चीज़ें हैं। ऊपर जो क्रस्ट है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कहा गया था, सोडियम और कैल्शियम का, और नीचे जो है वो हैवी वाले मैग्नीशियम और सिलिकॉन है। तो इससे क्या हो गया, ये पूरी तरह से चेक हो गया कि हाँ चलो सही है। उसके अलावा एक और चीज़ कही गई कि रिसर्चर्स ने कहा है कि कुछ मिक्सिंग भी हुई है। कुछ लेवल पे आपको ये क्रस्ट और ये मिक्स होते हुए दिख रहे हैं। ये मिक्सिंग क्यों हुई है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मिक्सिंग हुई क्योंकि जो इम्पैक्ट हुआ ना, मतलब कि जो एस्टेरॉयड जाकर एकदम तेज़ी से लगा था ना अर्थ को, तो वहाँ पे एक साउथ पोल एटकिन बोलते हैं, SPA, साउथ पोल एटकिन नाम का बेसिन बनता है।
और ये बेसिन जो है ना वो लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बेसिन है मून का। क्या है? लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बेसिन। अब ये लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बेसिन होने की वजह से ही ये जो है यहाँ मिक्सिंग देखी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये अब जो है, अब इम्पॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा जो है ना चंद्रयान ये साउथ पोल पे लैंड किया था, और साउथ पोल पे लैंड करने की वजह से इसने जो चीज़ देखी है ना वो अनटच्ड है, इसीलिए इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है। और ये भी है कि ये 50 मीटर, हमारा जो रोवर है ना वो 50 मीटर रेडियस तक गया था लैंडिंग साइट के, और उसने पूरा वहाँ तक देखी। तो बहुत एक्सटेंसिव सी मेजरमेंट है। पहले भी ऐसा नहीं कि बाकी जगहों ने, बाकी मून मिशंस ने ऐसा नहीं किया था, पर हमारा थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से, ठीक है, जो मैंने आपको बताई। उसके अलावा रशिया का लूना भी जा चुका है, चाइना का चांगी भी जा चुका है, पर इन लोगों ने इतने अच्छे से नहीं एनालाइज किया था जितना हमारे APXS ने किया था। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे और मैंने समय लेके आपको समझाया है। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने जो स्क्रीन पे है वो ये है कि आपको पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो अपनी मीटिंग्स करती हैं। तो इस महीने की मीटिंग में हमारे जो RBI के हेड हैं, गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, उन्होंने ये कहा है कि फूड इन्फ्लेशन प्रेशर जो है वो अभी भी थोड़ा ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि आगे जाके किससे कोई राहत मिल सकती है। फूड इन्फ्लेशन जो है, जो आपको बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर की कमेटी होती है, जिसमें 4:2 के मेजॉरिटी से इन्होंने रेपो रेट को अनचेंज रखा। मैंने पूरा समझाया था रेपो रेट आपको। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट इज़ रेपो रेट, ठीक है, क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ तो मैं भी एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग थोड़ा सा इंडल्ज हों, जो कि आप लोग करते भी हैं, थैंक्स फॉर दैट। तो रेपो रेट जो है वो अनचेंज रखा था। इसके अलावा जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज़ जो है ना, ये लोग सारे रेपो रेट देखती हैं, तो उस बेसिस पे इन्फ्लेशन चेक होता है, ठीक है। तो फूड इन्फ्लेशन है ना, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा अभी बढ़ा हुआ है। तो फूड इन्फ्लेशन बहुत वोलेटाइल रहा है बहुत टाइम से, और बहुत इम्पैक्ट कर रहा है हमारे इन्फ्लेशन को, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ये सारे वॉर वगैरह इन सब चीज़ों की वजह से ना इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में ही रिसेशन वगैरह चल रहा है। तो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना वो 4% से 6.5% फॉर लास्ट 18 मंथ चल रहा है। और इससे क्या होता है ना, इन्फ्लेशन जो है ना वो हाई ही रहता है। अगर इस तरह का रेपो रेट रहे तो फूड इन्फ्लेशन हाई ही रहता है, और ये वैसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। सिंपली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल से। उसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं मार्केट फैक्ट एंड फियर। तो आपको मैं बता दूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने एक इशू रेज किया है प्रेडेटरी प्राइसिंग का, ठीक है। ये प्रेडेटरी प्राइसिंग ही के वजह से ये मैं आर्टिकल लेकर आई हूँ। अब ये जो टर्म है ना, क्योंकि न्यूज़ में आ चुका है प्रेडेटरी प्राइसिंग, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या पता कल को एज इट इज़ आ जाए। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग के बारे में इन्होंने कहा कि प्रेडेटरी प्राइसिंग इन्वॉल्व सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट अ प्राइस लोअर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज एंटी कॉम्पिटिटिव एंड टेक्स डिसएडवांटेज ऑफ द फर्म्स एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन। सिंपली बात यह है कि प्रेडेटरी प्राइसेस में क्या होता है, अगर कोई 10 रुपये का सामान है तो उसको आप उससे भी कम में, अगर बनने में 10 रुपये लगा है तो 9 रुपये में बेचोगे इसको। इससे क्या होता है कि एंटी कॉम्पिटिटिव है। अगर आपके सामने वाली कंपनी को भी 10 रुपये ही लगे हैं, ठीक है, ये चीज़ बनाने में, पर वो तो 11 रुपये में बेचेगा ना, उसको प्रॉफिट चाहिए, पर आप 9 रुपये में बेच रहे हो, यानी कि आप प्रीडेटर की तरह काम कर रहे हो, आप उसके ऊपर प्रीडेट कर रहे हो, और ये चीज़ सही नहीं है। अगर कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा ना, मार्केट गिर जाएगा। तो ये एक एंटी प्रीडेट कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज है, और ये वाली चीज़ जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा सोशल डिसरप्शन लेकर आ सकती है, टूट सकता है ये पूरा सिस्टम। तो इसलिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं लेकर आई हूँ। और इंडिया का आपके बारे में बता दूँ कि इंडिया एक बहुत फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। तो अगर इन सब तरह की चीज़ें होती रही ना, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा तो सारी कंपनीज आएंगी नहीं, विदेश की और देश की, और कंपटीशन नहीं रहेगा तो ग्रोथ नहीं होगा। ये पूरा ना एक चक्र होता है, एक साइकिल होती है। आपके लिए प्रेडेटरी प्राइसिंग टर्म इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आप लोग मुझे देखें स्क्रीन पे, अच्छे से नोट कर ले। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर करें। नेक्स्ट है कि थाईलैंड में एमपॉक्स का केस, जो कि क्लैड 1 भी, आपको मैंने पूरा एमपॉक्स समझाया था, तो मैंने आपको बताया था क्लैड 1 और क्लैड 2 करके 2 स्ट्रेन्स हैं एमपॉक्स के, ठीक है। लेकिन एक नया स्ट्रेन देखा जा रहा है जो कि है 1B, और ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। कुछ समय पहले जब मैंने कवर किया था तो मैंने आपको बताया था ये पाकिस्तान में था, और अब देखो ये किस तरह से थाईलैंड में आ चुका है। और एमपॉक्स पे हमने बड़ी एक्सटेंसिवली सब चीज़ करी थी। एमपॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, क्यों होता है, क्या होता है, सब कुछ हमने देखा था, ठीक है। पर अब ये स्ट्रेन जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इसी ने ना ग्लोबल कंसर्न ट्रिगर कर दिया, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको जो है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे। तो हमने बात की ही थी। तो ये वेरिएंट का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लैड 1B, ओके।
लेकिन अब क्योंकि ये थाईलैंड पहुंच गया तो थाईलैंड प्लेसेस इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए ये रहा थाईलैंड। थाईलैंड आप देख रहे हो यहाँ बर्मा दैट इज़ म्यांमार, ठीक है, म्यांमार है इसके बगल में, लाओस से बॉर्डर कर रहा है, कैम्बोडिया से बॉर्डर कर रहा है, मलेशिया से बॉर्डर कर रहा है। इसके अलावा यहाँ गल्फ़ ऑफ थाईलैंड भी है, नीचे बगल में अंडमान सी है, साउथ चाइना सी भी इधर दिख रही होगी। और यहाँ पे अगर आप इस वाली मैप में देखें तो दिस इज़ थाईलैंड, यहाँ तक पहुँच चुका है ये एमपॉक्स। कहाँ यहाँ पाकिस्तान में था, कहाँ यहाँ पर, मतलब बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। इसीलिए कि पैंडमिक ना बन जाए, इसीलिए WHO ने कंसर्न रेज़ किया है कि अभी रोक लो। तो ये सारी कुछ न्यूज़ थी जो आपके लिए आज के लिए इम्पॉर्टेंट थी। आई होप मैंने कोशिश की एक्सटेंसिवली आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो कवर करने के लिए। एंड डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप रीडिंग। थैंक यू।